हेलो एंड वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। पेश है आपके सामने एंशियंट हिस्ट्री का तीसरा और आखिरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। और इस वाले लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सिविलाइजेशंस की, सभ्यताओं की और उन शहरों की जो शुरुआत में पनपी। हम जानते हैं कि अलग अलग समय पर हमारी इस दुनिया में अलग अलग जगह पर सिविलाइजेशंस ने जन्म लिया और उन सिविलाइजेशंस से बहुत कुछ हमें देखने को और लेने को मिला। जिस तरीके का पॉलिटिक्स, जिस तरीके की रिलीजन और जिस तरीके की मान्यताएं उस सिविलाइजेशन ने दुनिया पे प्रोपेगेट की, आज भी उसका रिफ्लेक्शन जो है हम देखते हैं अपने मॉडर्न वर्ल्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशंस। और हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी सिटीज थी जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रही थी एक समय पर। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो लेक्चर। बात करते हैं जब हम लोग सभ्यताओं की, तो चार प्रमुख सभ्यताएं एक समय पर इस दुनिया में पनप के अलग अलग जगह पर आईं। उनमें सबसे पहला था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो तकरीबन 3000 ईसा पूर्व यानी 3000 बीसी में टिग्रिस और यूफ्रेटीज नदी के बीच में बना था। उसके बाद इजिप्शियंस, जो 3000 बीसी में नील नदी के किनारे यानी नाइल रिवर के पास इजिप्शियन सिविलाइजेशन का जन्म हुआ था। उसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन तकरीबन 2500 ईसा पूर्व इंडस नदी या फिर सिंधु नदी के किनारे बना था। और चाइनीज सिविलाइजेशन जो 2200 साल पहले येलो रिवर के किनारे बना था। तो ये चार मेजर सिविलाइजेशंस हैं। ऑल्दो हम चाइनीज को डिस्कस ना करके ऊपर के तीन इंपॉर्टेंट जो सिविलाइजेशंस हैं जिनका बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड हिस्ट्री में, और आज जिस तरीके से हम चीजों को देखते हैं उसमें, तो हम आज पढ़ेंगे मेसोपोटामियन, इजिप्शियन और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। सिविलाइजेशंस के बारे में जानने से पहले एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लोग को ये जानना जरूरी है कि हर सिविलाइजेशन के जन्म लेने के पीछे रिवर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। जिस तरीके से नदियां फ्लो कर रही थी और नदियों के आसपास की जो मिट्टी थी, आसपास के जो फॉरेस्ट और रिसोर्सेज थे, उन्होंने बहुत हेल्प की किसी भी सिविलाइजेशन को प्रोग्रेस करने में। आप देखेंगे कि अभी अभी मैंने बताया मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन दो नदियों के बीच में बसा हुआ था, एक टिग्रिस और यूफ्रेटीज। तो मेसोपोटामियन सिटीज जो थी वो उन नदियों के किनारे में बसना शुरू किया उन्होंने। वहां से उसके फर्टाइल सॉइल पे उन्होंने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया, क्योंकि याद रखिए हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चर किस तरीके से डेवलप हुआ था और लोगों को सॉइल का इंपॉर्टेंस पता चला था। तो रिवर और रिवर के आसपास जो फर्टाइल सॉइल है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता था सिविलाइजेशंस के एक जगह पर सेटल होने के लिए। फॉर्म द बेसिस ऑफ अर्ली एग्रीकल्चरल सोसाइटीज, जैसा मैंने बताया, जहाँ पे रिवर्स होंगी वहाँ पे वाटर होगा, इरिगेशन होगा, बहुत आसानी से मिलेगा, और वहाँ पे अर्ली सोसाइटीज डेवलप होंगी। आज भी हम देखते हैं कि अपनी सिटीज को हम जब प्लान करते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि वाटर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे सर्वाइवल के लिए, वो बहुत आसानी से हमारे तक पहुंचे। तो इसलिए रिवर्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता था सिविलाइजेशंस को डेवलप करने के लिए। एक और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता था वो ये होता था कि रिवर्स के आसपास होने के कारण सिविलाइजेशंस में इनलैंड और मर्केंटाइल ट्रेड बहुत ज्यादा होता था। इनलैंड यानी अंतर्देशीय, यानी सिविलाइजेशन के अंदर ही एक शहर से दूसरे शहर में सामान पहुंचाना, सप्लाई करना, गुड्स पहुंचाना, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोन्स, मिनरल्स और गोल्ड, कॉपर, इन सब का जो है काफी ज्यादा ट्रेडिंग होता था। तो इन चीजों को हम देखते हैं कि एक शहर से दूसरे शहर में जब हम ट्रेड करते थे तो उसको इनलाइन ट्रेडिंग बोलते थे। व्हेन वी टॉक अबाउट मर्केंटाइल ट्रेडिंग, तो मर्केंटाइल ट्रेडिंग यानी कि वो ट्रेड जो कि आप अंतरदेशीय ट्रेड करते हैं, व्यापार जिसको कहते हैं, व्यापारी ट्रेड जो होता है, यानी आप पैसे के बदले सामान जब देते हैं तो उस ट्रेड को आप मर्केंटाइल ट्रेड कहते हैं। ठीक है। तो इन चीजों ने जो है किसी भी सिविलाइजेशन को डेवलप किया। और याद रखिएगा, दुनिया की हर सिविलाइजेशन के डेवलप होने और खत्म होने के पीछे रिवर्स का बहुत बड़ा हाथ था। तो चलिए आगे देखते हैं सबसे पहला सिविलाइजेशन जो हमारा मेसोपोटामियन। अब अगर हम लोग मेसोपोटामियंस की बात करते हैं तो इस सभ्यता के चार अलग अलग किंगडम्स थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और अलग अलग समय पर इन लोगों ने रूल किया। कुछ ज्यादा समय तक रहे, कुछ थोड़े कम समय के लिए रहे, लेकिन सबका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था इस सभ्यता की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को बढ़ाने में। तो ये चार जो आपके सामने दिख रहे हैं, सुमेरियंस, अक्काडियंस, असीरियंस और बेबीलोन्स, जिसमें आप लोगों ने शायद ही कहीं जिक्र में बेबीलोनियंस का नाम सुना होगा, हैंगिंग गार्डन जो बेबीलोन में है।
इसके बारे में आप लोगों ने कहीं सुना हो। तो ये अलग अलग जो है चार आप कह सकते हैं सब डिविजन्स थे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के, जो एक समय पे अलग अलग समय पर एग्जिस्ट किए होंगे, और उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो अभी आगे हम लोग टेबल में पढ़ने वाले हैं। अब अगर देखिए मेसोपोटामियन वर्ड का मतलब क्या है, तो मेसो का मतलब है बिटवीन और पोटामोस का मतलब है रिवर। यानी जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि दो नदियों के किनारे बसा हुआ है। पहली जो नदी है वो है टिग्रिस और दूसरी जो नदी है वो यूफ्रेटिस। आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और अक्सर हिस्ट्री में ये चीजें आती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये चीजें अक्सर पूछ दी जाती हैं सभ्यताओं के बारे में। एंशिएंट हिस्ट्री का बड़ा डाइवर्स टॉपिक है ये। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है दो अलग अलग नदी टिग्रीस और यूफ्रेटिस के बीच में बसा हुआ था, इसीलिए ये नाम पड़ा मेसोपोटामियन, इसका मतलब बिटवीन टू रिवर्स। और ये पहली जगह थी जहां पे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था। याद कीजिए हम लोगों ने एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के लेक्चर में ईरान और उसके आसपास के जो सेंट्रल एशिया का रीजन था उसके बारे में डिस्कस किया था, जहां सबसे पहले व्हीट उगाया गया था, सबसे पहले जो है डोमेस्टिकेशन शुरू किया गया था एनिमल्स और प्लांट्स का। So Mesopotamia was the first place where agriculture developed in this world. ठीक है, ये मेसोपोटामिया जो है आज के समय में ईरान और इराक वाला जो रीजन है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये सिविलाइजेशन इंडस और इजिप्शियन सिविलाइजेशन का क्रॉस रोड था। यानी कि ऊपर में इजिप्शियन थे, नीचे में इंडस सिविलाइजेशन वाले लोग थे और बीच में मेसोपोटामियन थे। तो यानी कि जो भी चीजें इंडस वैली से ट्रेड होके आती थी वो मेसोपोटामिया जाती थी, मेसोपोटामिया से वो चीजें इजिप्ट जाती थी, इजिप्ट से सीधे इंडस वैली में आती थी या फिर यहाँ आती थी। तो यानी कि इंटरलॉक्ड ट्रेड पैटर्न था। हर तीनों सिविलाइजेशंस क्योंकि एक ही समय पर एग्जिस्ट की है ना, 3000 साल पहले, 2200 साल पहले, 2500 साल पहले, तो कोई बहुत ज्यादा अंतर रहा नहीं इन सिविलाइजेशंस के बीच में। सब कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस थी, तो इनके बीच में ना ट्रेड काफी ज्यादा था। और उस ट्रेड का इम्पैक्ट जो है आपको सिविलाइजेशन की राइटिंग में, रिलीजन में, लैंग्वेज में भी आपको देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि इजिप्शियन जो सील्स हैं या फिर इजिप्शियन कॉइन्स जो है वो आपको ईरान और इराक में ऑब्टेन होगा। आप देखोगे कि इंडस वैली के जो सील्स हैं, जो पॉटरीज हैं वो आपको ईरान में मिलेंगी। आपको बेबीलोनियन किंगडम में आपको अक्सर दिखाई देगा कि ब्लैक जो है पॉटरी आपको दिखाई देगी, जो अपने इंडस वैली का स्पेशलिटी था। तो क्योंकि ट्रेड हुआ, लोग इधर से उधर गए, तो रिलीजन, लैंग्वेज और राइटिंग पर भी इसका काफी ज्यादा असर पड़ा। और ये सारे जो सिविलाइजेशन एक दूसरे के साथ काफी मिक्स हुए, काफी ज्यादा ट्रेड किया इन लोगों ने। अब ये जो टेबल है इसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको इस तरीके से स्लॉट किया है कि इंफॉर्मेशन को हम लोग एक ही जगह पर काफी सारी चीजों को हम समझ सकें। सुमेरियंस, अक्काडियंस, असीरियंस और बेबीलोन्स, ये चार एक ही समय पर माफ कीजिएगा अलग अलग समय पर जो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में डेवलप हुई। और इनकी क्या खास बातें थी वो देखिए। जो सुमेरियंस थे उन्होंने क्यूनिफॉर्म डेवलप किया। अब क्यूनिफॉर्म क्या है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का जो राइटिंग स्टाइल होता था उसको क्यूनिफॉर्म बोला जाता था। और ये कैसे लिखा जाता था, पत्थरों पे स्टोन्स और शार्प टूल्स का यूज करके पत्थरों पे कुरेदे जाते थे वर्ड्स और लेटर्स को। अभी आगे हम लोग देखेंगे अपने स्लाइड्स में, आगे मैंने इसका एक अच्छा खासा फोटो जो है मैंने लगाया है जिसमें हम लोग क्यूनिफॉर्म के बारे में देखेंगे। तो क्यूनिफॉर्म जो है वो मेसोपोटामियन राइटिंग स्टाइल था जो डेवलप हुआ था सुमेरियंस के पीरियड में। एपिक ऑफ गिलगमेश भी क्यूनिफॉर्म में ही लिखा गया था। इसके बारे में आप लोग ढूंढ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, गिलगमेश कौन थे, गिलगमेश का एपिक क्या बोलता है। आप गिलगमेश की स्टोरी से सिमिलर बहुत सारी स्टोरी आप अपने इंडिया में भी देखेंगे, आप इजिप्ट में भी देखेंगे। आप देखेंगे रामायण और महाभारत से काफी कुछ मिलता है गिलगमेश का स्टोरी। एक राजा होता है जो एक डेमन से लड़ाई करने जाता है और वो उस राक्षस का वध करता है। तो गिलगमेश की जो लड़ाई थी, गिलगमेश की जो स्टोरी थी, वो भी सुमेरियन पीरियड में ही लिखी गई थी और क्यूनिफॉर्म स्टाइल में लिखा गया था। इस गिलगमेश की स्टोरी के काफी सारे अंश और काफी सारे रिलेटेड सिंबोलिज्म जो है अपने इंडस वैली में पाए जाते हैं। सुमेरियंस को ही व्हील के इन्वेंशन के लिए भी क्रेडिट किया जाता है। ये देखिए, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग हिस्ट्री में बहुत पहले से पढ़ते आए हैं कि ह्यूमंस ने व्हील का इन्वेंशन किया जिससे उनके बहुत सारे काम आसान हो गए। इनफैक्ट आज बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो व्हील पर ही चलती है। गियर्स की बात करते हैं, चक्के की पहिए की बात करते हैं, ट्रेन की बात करते हैं, लोकोमोटिव्स की बात करते हैं।
हर चीज में व्हील का जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। लेकिन उस व्हील का इन्वेंशन किया किसने था? तो उसका आंसर है सुमेरियंस। सुमेरियंस वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले पहिया बनाया था और उसको यूज में लाया था। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, ये अभी हम लोग सारे जब एक ग्लॉसरी लेंगे सारे सिविलाइजेशंस का, तो उसमें ये चीज डिस्कस करेंगे कि सुमेरियंस एंथ्रोमॉर्फिक गॉड्स की पूजा करते थे। याद रखिएगा, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में रिलीजन्स होते थे और वो लोग भगवानों की पूजा करते थे। और वो कैसे भगवान होते थे? एंथ्रोमॉर्फिक गॉड। एंथ्रोमॉर्फिक का मतलब ऐसे गॉड्स जो कि ह्यूमन फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करते हैं उनकी स्टोरीज में। आप अपने हिंदू सिविलाइजेशन में भी आप देखेंगे, हिंदू रिलीजन में सारे गॉड्स जो आपको दिखेंगे वो एंथ्रोमॉर्फिक गॉड हैं। आप अग्निदेव की बात करते हैं, आप पवन देव की बात करते हैं, अग्निदेव आग जैसे नहीं दिखाई देंगे, वो एक ह्यूमन है ना। पवन देव एक आदमी है, हम लोग जैसे ही दिखाई देते हैं, मतलब हमारे इमेज में हम अपने गॉड्स को क्रिएट करते हैं। तो हम लोग गॉड को एनिमल्स के फॉर्म में क्रिएट करते हैं, तो उनको हम एंथ्रोमॉर्फिक गॉड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे गॉड्स की पूजा की जाती थी, ह्यूमन फॉर्म वाले गॉड्स की। और पॉलीथीस्ट भी थे, यानी कि जरूरी नहीं है कि एक ही गॉड हो। जैसा कि क्रिश्चियनिटी में देखते हैं मोनोथिज्म, यानी एक ही टाइप का रिलीजन है, एक ही गॉड है जिनकी हम पूजा कर रहे हैं। पॉलीथीज्म में बहुत ही सारे भगवान होते थे और सबकी अलग अलग तरीके से पूजा की जाती थी। सुमेरियंस के बाद अगला जो किंगडम आता है वो आता है अक्काडियंस का। अक्काडियंस का नाम अक्काड की सिटी के ऊपर पड़ा, क्योंकि उनका जो शहर था उसका कैपिटल अक्काड था, तो उस शहर के नाम पे इस सिविलाइजेशन का नाम अक्काडियन पड़ गया। इन्होंने भी अपनी अलग सेमिटिक लैंग्वेज बनाई जो क्यूनिफॉर्म से काफी सिमिलर थी, और आज के मॉडर्न डे हिब्रू और अरबिक में आपको उस सेमिटिक लैंग्वेज का काफी कुछ सिमिलर मिलेगा। तो आज जो आप इराक और ईरान की जो लैंग्वेजेस देखते हैं, आप जो हिब्रू है, जीविश लैंग्वेज है, वो सब जो है आप काफी कुछ उसके लेटर्स और अल्फाबेट्स इस सेमिटिक लैंग्वेज से कॉमन पा सकते हैं। अक्काडियन डायनेस्टी के सबसे पॉपुलर राजा थे किंग सारगोन, और सारगोन को सारगोन द ग्रेट भी बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी डायनेस्टी को बहुत एक्सपैंड किया था, अपने लोगों के लिए बहुत काम किया था। इनके रूल में अक्काडियंस की जो डायनेस्टी थे वो सुमेरियंस और अक्काडियंस दोनों को आपस में मर्ज कर लिया था उन्होंने। तो आप समझ सकते हैं कि अक्काडियंस की जो किंगडम था, उनका जो किंगडम था, जो क्षेत्रफल था, वो कितना ज्यादा बढ़ गया था। अक्काडियंस लगभग अपने स्थापित होने के 180 सालों तक इन्होंने राज किया, 180 ईयर्स तक इनका किंगडम चला, और उसके बाद किंगडम शिफ्ट हो गया असीरियंस की तरफ। असीरियंस का जो नाम है वो असुर कैपिटल सिटी थी उनकी, जिसके नाम पे पड़ा। और असीरियंस सबसे पावरफुल मेसोपोटामियंस माने जाते हैं। अक्काड के गिरने के बाद, कोलैप्स करने के बाद, असीरियंस ने गद्दी संभाली। ये तकरीबन 1400 साल तक इन्होंने रूल किया, 21वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व। कहाँ 180 साल और कहाँ 1400 साल। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी पावरफुल थी असीरियन किंगडम और कितनी लॉन्ग लास्टिंग थी, कितना सही एडमिनिस्ट्रेशन था। असीरियंस ने सबसे पहले स्टैंडिंग आर्मी रखनी शुरू की थी। उनकी अपनी स्टैंडिंग मिलिट्री थी जिसमें तकरीबन 5400 सोल्जर्स थे। वो अपनी आर्मी मेंटेन करने लगे थे। यानी आर्मी का भी जो कॉन्सेप्ट है, आर्मी मेंटेन करने का कॉन्सेप्ट, वो असीरियंस से आता है। तो हमने बहुत सारी नई नई चीजें इतने में जान ली। हमने क्या जाना? यूनिफॉर्म के बारे में जाना, हम लोगों ने व्हील के बारे में जाना, हम लोगों ने रिलीजन के बारे में जाना, हम लोगों ने आर्मी के बारे में जाना। तो व्हील जो है वो सबसे पहले सुमेरियंस ने डेवलप किया था, और आर्मी जो है वो सबसे पहले असीरियंस ने रखना चालू किया था। और सबसे अंत में आए बेबीलोन। जो बेबीलोन थे, उनके सबसे जो प्रमुख रूलर थे वो किंग हम्मुराबी थे। और हम्मुराबी का नाम जो है अक्सर आप सुनेंगे हिस्ट्री में और आप अपनी पॉलिटिकल साइंस में भी, क्योंकि हम्मुराबी ने एक सेट ऑफ रूल्स बनाए थे। उन्होंने एक नियम की, कह सकते हैं, टैबलेट बनाई थी, जिसको हम लोग हम्मुराबीज कोड के नाम से जानते हैं। देखिए, एस्टैब्लिश्ड कोड ऑफ हम्मुराबी सिमिलर टू उरनामू और उर्स कोड। उरनामू एक पुराने राजा हुआ करते थे जिन्होंने सबसे पहली बार कुछ नियम बनाए थे अपनी प्रजा के लिए, और उसको देखकर हम्मुराबी ने एक फुल फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। उन्होंने पूरा जो है एक सेट ऑफ रूल्स बनाया था, और माना जाता है कि हम्मुराबीज कोड जो है वो दुनिया का सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, जहाँ पे प्रजा के लिए कैसे बिहेव करना है, कौन से क्राइम की क्या सजा होगी, अनाज को किस तरीके से बांटा जाएगा, किस तरीके से आर्मी रखी जाएगी, इन सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन था। आप हम्मुराबी कोड पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे सर्च करके, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत फ्लॉड भी है, काफ़ी कुछ गलत भी है उसमें,
लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आज से तकरीबन 3000-4000 साल पहले जो सिविलाइजेशन थी वो भी नियम और कानून को किस तरीके से एसिमिलेट करती थी, किस तरीके से देखती थी। हम लोग अक्सर ये सुनते हैं ना, आई फॉर एन आई पॉलिसी, आंख के बदले आंख, खून के बदले खून, है ना। तो ये आई फॉर एन आई पॉलिसी हम्मुराबी के कोड से ही आता है। बेबीलोन तकरीबन 539 बीसी में खत्म हुआ और अलेक्जेंडर द ग्रेट ने बेबीलोन के किंगडम पे अटैक किया और उस किंगडम को समाप्त किया। तो इसके बाद जो है पर्शियंस का जो किंगडम है वो उस रीजन में चालू हो गया, जिसका एक अलग ही हिस्ट्री है जो हम लोग शायद बाद में कभी डिस्कस करें। तो ये थे 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट किंगडम्स बेबीलोनियन सिविलाइजेशन के, सुमेरियंस, अक्काडियंस, असीरियंस और बेबीलोन्स। आगे बढ़ते हैं। अगला सिविलाइजेशन जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जो कि शायद हमारे आज के जो ये मॉडर्न डे बच्चे हैं ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में भले न जाने, लेकिन इजिप्ट के बारे में जरूर जानते हैं, क्योंकि इजिप्ट में ही पाया जाता है ग्रेट पिरामिड्स ऑफ द वर्ल्ड और ये उसकी एक यूनिक फीचर है। इजिप्ट का अपना बहुत बड़ा और स्ट्रेच्ड इतिहास था। इजिप्ट को 3 अलग अलग पीरियड्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। आप एंशिएंट इजिप्ट की बात कर सकते हैं, मिडिवल इजिप्ट की बात कर सकते हैं और यू कैन टॉक अबाउट मॉडर्न इजिप्ट। इनफैक्ट इजिप्ट जो है उसके बारे में अपनी पूरी एक स्टडी है जिसको हम इजिप्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। इजिप्ट के बारे में पढ़ाई, वहाँ जो आर्कियोलॉजिस्ट और जो हिस्टोरियंस जाते हैं वो इजिप्ट के बारे में पढ़ाई करते हैं, इजिप्ट के इतिहास को पढ़ते हैं और उस सब्जेक्ट को हम इजिप्टोलॉजी बोलते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, इजिप्ट जो है वो नील नदी के किनारे बसा हुआ था और इजिप्ट को ही गिफ्ट ऑफ नाइल भी बोला जाता है। ठीक है, इजिप्ट में भी एक राइटिंग सिस्टम डेवलप हुआ था। याद कीजिए अभी पीछे हम लोगों ने क्यूनिफॉर्म की बात की थी जो कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में डेवलप हुआ था। इजिप्शियन सिविलाइजेशन में हीरोग्लिफिक्स का जन्म हुआ था और ये जो फोटो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो इमेज है इसमें आप हीरोग्लिफिक्स को देख सकते हैं, किस तरीके से सिंबल्स बनाए जाते थे, फोटोज बनाई जाती थी। आई का फोटो है, आपको बर्ड की फोटो मिलेगी, आप देख सकते हैं काफी सारे ऐसे फोटोज हैं जो आपको जिनका रिपीटिशन मिलेगा, कोई आपको कड़ाही टाइप का कुछ ऐसा लगेगा, है ना। तो इन सारे सिंबल्स का यूज करके जो है चीजों को लिखा जाता था टोम्स पे और पिरामिड्स पे, और इस राइटिंग सिस्टम को हम बोलते थे हीरोग्लिफिक्स। इजिप्ट का सिस्टम जो था उसमें एक बड़ा ही स्पेशल जो बात थी वो थी डिवाइन किंगशिप की। ये चीज हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में नहीं देखते हैं और ना ही ये आप हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखेंगे। डिवाइन किंगशिप का मतलब था कि इजिप्ट के जो राजा हुआ करते थे वो अपने आप को गॉड डिक्लेयर कर देते थे। वो कहते थे कि हम गॉड के ही सन हैं या फिर भगवान के ही भेजे हुए हैं, हम भगवान के अवतार हैं और इसीलिए आपको मुझे राजा मानना होगा। तो ये डिवाइन किंगशिप जो है वो इजिप्ट की एक स्पेशलिटी है। इजिप्ट में अपने पूरे ड्यूरेशन के टाइम में बहुत सारे एडवांस्ड मॉन्यूमेंट्स बनाए, इरिगेशन कैनल्स बनाए, क्योंकि इजिप्ट जो है बिल्कुल रेगिस्तान के बीचों बीच था। तो इरिगेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता था उन शहरों में। जिस तरीके से काम चलता था, पिरामिड्स बनते थे, हजारों सालों तक पिरामिड्स बने और बहुत सारे लोगों ने टाइम दर टाइम जो है उस पिरामिड पे काम किया। तो वो पिरामिड्स बनने के दौरान और पिरामिड बने, जिस तरीके से किंगडम चला, उसमें इरिगेशन का और आप कह सकते हैं मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इजिप्शियंस बहुत डेवलप थे इन चीजों में। आगे देखते हैं जरा। तो ये एक टेबल है इजिप्ट के बारे में जिसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, ओल्ड किंगडम, मिडिल किंगडम और न्यू किंगडम। ओल्ड किंगडम तकरीबन 2686 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था और ये 2181 बीसी में खत्म हुआ। 500 सालों के अराउंड इसका जो है ड्यूरेशन रहा था। ओल्ड किंगडम में ही सबसे पहले पिरामिड्स और स्फिंक्स का जो पिरामिड है जिसमें आप देखते हैं ह्यूमन हेड है और लायन की जो बॉडी है, और जो ग्रेट पिरामिड जो बनने चालू हुए वो पुरानी किंगडम में ही बनने चालू हुए। बिल्डर्स ऑफ द पिरामिड्स वर नॉट स्लेव्स बट पीजेंट्स हु वर्कड ऑफ सीजन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। हम अक्सर ना लोगों को अब बोलते हुए देखोगे कि पिरामिड्स पे जो स्लेव्स काम कर, मतलब जो वर्कर्स काम करते थे वो राजा के स्लेव्स होते थे और उनको जो है बहुत ही बुरी कंडीशंस में काम कराया जाता था। लेकिन फैक्ट ये है कि पिरामिड पे जिन लोगों ने काम किया था वो स्लेव्स नहीं थे बल्कि पीजेंट्स और फार्मर्स थे, जो ऑफ सीजन में जब वो खेती नहीं करते थे तो वो पिरामिड्स बनाते थे, पिरामिड्स पे काम करते थे। इनफैक्ट ऐसा भी होता था कि राजा ने अगर आपको कोई फेवर दिया है तो आप उसके फेवर को पिरामिड पे काम करके उसको निकालते थे या खत्म करते थे। तो पिरामिड पे काम करना एक बड़ा ही गर्व की बात होती थी इजिप्शियन लोगों के लिए। वो राजा के लिए पिरामिड्स पे काम करते थे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पिरामिड के जो बिल्डर्स थे वो स्लेव्स नहीं थे बल्कि पीजेंट्स थे। उसके बाद आता है मिडिल किंगडम जो तकरीबन 2000 ईसा पूर्व
से लेके 1700 ईसा पूर्व तक चला, यानी 300 साल। इसमें इजिप्ट के राजा ने स्टैंडिंग आर्मी रखनी शुरू कर दी। अभी देखिए हम लोगों ने बात की थी ना पीछे कि किस तरीके से असीरियंस ने सबसे पहले आर्मी रखनी शुरू की थी, और अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इजिप्शियंस ने भी आर्मी रखनी शुरू कर दी है। फोर्टिफिकेशंस बनाने शुरू किए, यानी शहरों को फोर्टिफाई करना चालू किया, किले बनाने चालू किए, ताकि अगर कभी उनकी सिटीज पे अटैक हो तो वो उसको सुरक्षित रख सकें। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है हिक्सोस। ये जो हिक्सोस थे, इन्होंने इजिप्ट पे हमला किया था, और जब ये सेमिटिक रीजन से आया, यानी ये जो आपका मेसोपोटामियन रीजन है ना, यहीं से कुछ लोग उठ के इजिप्ट की तरफ मूव किए थे, और वहां पे इन्होंने अपना सेटलमेंट बनाया था, और वहां के कल्चर के साथ मिलके इन्होंने समय बिताया था। लेकिन इन हिक्सोस को नए किंगडम की जब शुरुआत हुई तकरीबन 1550 बीसी में, तो इन हिक्सोस को कई सारे युद्ध लड़ने के बाद हटा दिया गया। न्यू किंगडम की जो सबसे पॉपुलर जो आप कह सकते हैं रूलर थी, वो क्वीन थी हातशेपसुत। ये क्वीन वो थी जिन्होंने हिक्सोस के आने के बाद जितने भी टेम्पल्स और डैम्स को उन्होंने डैमेज किया था आक्रमण के दौरान, उन्होंने उन टेम्पल्स और डैम्स को फिर से रिकमीशन कराया, उनको फिर से बनवाए, रिपेयर कराए। इसीलिए इस क्वीन को वहां पे देवता की तरह पूजा भी जाता था। इनका अपना एक टेम्पल भी था जिनमें इनकी पूजा की जाती थी। तो ये इजिप्ट का जो है एक डिवाइन किंगशिप का बड़ा जो है एक वियर्ड फैक्ट है कि वहां पे राजा और रानी जो है अपने जीते जी अपने मंदिर बनवाती थी और उसमें उनकी पूजा होती थी। इनफैक्ट वो अपने नाम भी भगवानों के नाम पे रख लेते थे, जिसमें बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स देखेंगे। आखेनाटेन का एग्जाम्पल देखेंगे आप, तूतन खामन का एग्जाम्पल देखेंगे, जो जो है आमुन और अतेन, ये जो दो गॉड्स हैं, इनके नाम पे उन्होंने अपने नाम रखे थे। सेटी वन और रैमसीस सेकंड, ये दो राजा थे। रैमसीस सेकंड बहुत पॉपुलर है। तो इन दो किंग्स के ड्यूरेशन में जो इजिप्शियन किंगडम था वो अपने पीक पर था। काफी कुछ इन्होंने बनाया और डेवलप किया। लेकिन फिर पर्शिया का अटैक इजिप्ट पर भी हुआ तकरीबन 525 बीसी में। कैम्बिसिस नाम के पर्शियन किंग ने अटैक किया और इजिप्ट की सभ्यता भी खत्म हो गई। इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बाद आता है हमारा अपना सिविलाइजेशन, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। और इस सिविलाइजेशन की खोज तकरीबन 1856 में हुई थी, जब लाहौर और कराची के बीच में रेलवे लाइंस बिछाई जा रही थी। खुदाई के समय लोगों को जमीन के नीचे से ईंटें और दीवारों के अवशेष मिले, जिसको और ज्यादा फर्दर एक्सकैवेट करने पर पता चला कि वहां पे कभी कोई सभ्यता रही होगी, और उस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया। इससे पहले भारत का इतिहास जो है वो माना जाता था कि गुप्त कालीन जो है, गुप्ता पीरियड और मॉडर्न पीरियड से इतिहास शुरू होता था। लेकिन इस सिविलाइजेशन की खोज के बाद भारत का जो हिस्ट्री था वो पूरी तरीके से चेंज हो गया। हमने अपनी हिस्ट्री के पीक पॉइंट को, यानी स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन बन गया, जो तकरीबन 2500 बीसी में इस एरिया में पनपा, इस एरिया पे जन्मा और सिंधु नदी के किनारे ये बसा। माना जाता है कि आज के समय में इस सिविलाइजेशन का जो सबसे बड़ा इनिशियल पॉइंट रहा होगा, जहां से सिविलाइजेशन शुरू हुई, वो पाकिस्तान के पास मेहरगढ़ नाम का जगह है, जहां से इस सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई होगी, ओरिजिन रहा होगा। आज ये सिविलाइजेशन मॉडर्न डे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत का नॉर्थ वेस्ट जो बाउंड्री है वहां पे आपको मिलेगा, जिसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये जो इलाके हैं वहां पे आपको काफी सारा एक्सकैवेशन साइट मिलेगा इंडस वैली से रिलेटेड। इंडस वैली ज्यादातर सील कार्विंग और मेटलर्जी के लिए जाना जाता था। तरह तरह के सील बनाए जाते थे, तरह तरह की मेटल पॉट्स और ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे, जो पूरे अलग अलग दुनिया में, अलग अलग सिविलाइजेशन में जो है उनको एक्सपोर्ट किया जाता था। आप इंडस वैली की पॉटरीज को और सील्स को आप मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के एक्सकैवेशंस में भी पाएंगे, आप उसको इजिप्ट में भी पाएंगे। तो इसका मतलब ये ट्रेड होता था, जैसा कि मैंने अभी बताया था ना, मर्केंटाइल ट्रेड होता था सील्स का, मेटल्स का, प्रेशियस स्टोन्स का। तो इन चीजों में इंडस वैली सिविलाइजेशन का बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक और बहुत खास बात ये थी जो उसको दूसरे सिविलाइजेशन से अलग करती थी, और वो ये थी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किसी भगवान में या देवता में नहीं मानता था। बाकी सिविलाइजेशन में हमने देखा कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंथ्रोमॉर्फिक गॉड्स की पूजा करते थे। इजिप्ट वाले तो राजा ही अपने आप को गॉड डिक्लेयर कर देते थे, डिवाइन किंगशिप होती थी। लेकिन इंडस वैली में कोई राजा भी नहीं होता था, कोई भगवान भी नहीं होता था, ना कोई टेम्पल बनाया गया, ना कोई पैलेस बनाया गया, कोई स्ट्रिक्ट रिलीजन नहीं था। प्रकृति की पूजा होती थी। हाँ, लोग पानी की पूजा करते थे, हवा की पूजा करते थे, जो कैलेमिटीज आती थी उसको शांत करने के लिए पूजा किए जाते थे। मदर गॉडेस के आपको अवशेष मिलेंगे, यानी कोई एक ऐसी गॉडेस थी जिनको माना जाता है कि इन्होंने इस सिविलाइजेशन को जन्म दिया और वहां पे लोगों को फ्लरिश किया।
तो उस मदर गॉडेस की पूजा होती है, फर्टिलिटी की पूजा होती थी, फूड की पूजा होती थी। तो इन चीजों की पूजा करते थे, लेकिन कोई एक ऐसा सर्टिफाइड भगवान नहीं थे। ऐसा माना जाता है ना, एक थ्योरी ये भी है कि जो इंडस वैली में जो लोग हैं वो असल में आर्यंस थे, जो कि माइग्रेट करके आए थे यूरोप से, सेंट्रल यूरोप से। तो आप देखेंगे कि सेंट्रल यूरोपियन कई सारे सिंबल्स जो हैं वो यहाँ से निकल के गए हैं। वो तो खैर एक बड़ा अलग ही डिटेल मैटर है, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि इंडस वैली में किसी भी देवी या देवता की पूजा नहीं की जाती थी। वो सारे वेद पुराण और जितने भी आज हम लोग हिंदू धर्म में जितने भगवान देखते हैं वो सब बहुत बाद की बात है, बाद में लिखे गए। तो ये था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। अब ये फोटो आप देख सकते हैं, ये एक हड़प्पन सील है। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि एक चीफ बैठे हुए हैं, एक आदमी बैठा है, और उस आदमी के सर पर जो मुकुट है वो ऐसा ऑक्स शेप का है, 2 सींग है उसके, और आसपास कई सारे एनिमल्स आपको दिखाई देंगे। जैसे आपको ये एक टाइगर दिखाई देगा, आपको ये एक बुल दिखाई देगा, आपको शायद ये गेंडा हो सकता है, राइनोसेरस हो सकता है ना। कई सारे आपको एनिमल्स दिखाई देंगे, आप देख सकते हैं। कुछ लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, कल्टीवेट करता हुआ एक आदमी आपको दिखाई दे रहा है। तो हड़प्पन सील जो है वो दुनिया भर में पाए जाते हैं, और वो सबके अपने अपने खासियत होता था। तो हड़प्पन सील्स जो है वो बहुत फेमस है, जिसमें से एक यहाँ पर मैंने आपको इमेज दिखा दिया है। और ये है आपका इंडस वैली का स्क्रिप्ट। याद रखिएगा, हमने पीछे 2 सिविलाइजेशन पढ़े थे जिनके दोनों के स्क्रिप्ट्स को डेसिफर किया गया था, और दोनों के नाम है, एक क्यूनिफॉर्म पढ़ा, एक हीरोग्लिफिक्स पढ़ा। लेकिन इंडस वैली के स्क्रिप्ट को आज भी पूरी तरीके से डिकोड नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं, ये आपके सामने जो ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें कई सारे लेटर्स आप देख सकते हैं, सिंबल्स हैं, हम इनको लेटर्स भी नहीं बोलेंगे। इनमें से कई सारे लेटर्स हैं जिनकी मीनिंग क्लियर भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इनको पत्थरों पे लिखकर यूज किया गया था या केव इंस्क्रिप्शंस में देखा गया, तो उसमें कुछ ऐसा समझ नहीं आ पाया कि वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। यही एक मुख्य कारण है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके हिस्ट्री के बारे में हम कुछ बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, ना उसके बिगिनिंग ना उसके एंड के बारे में हमको कुछ बहुत डिटेल्ड जानकारी है। बाकी सिविलाइजेशंस के बारे में काफी डाइवर्स हिस्ट्री है, हम किंगडम्स के बारे में पढ़ते हैं, राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, उनके अलग अलग पीरियड्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इंडस वैली में ऐसा कुछ हमको देखने को नहीं मिलता है। तो एज कम्पेयर टू अदर सिविलाइजेशन, इंडस वैली को समझना और पढ़ना अभी तक के लिए ज्यादा आसान है, क्योंकि ये काफी पेंडिंग है और इसमें काफी चीजें खोजने को अभी भी बाकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिंबल है जिसका एक हिस्टोरिकल मीनिंग भी है। ये देखिए, ये एक स्वास्तिक का सिंबल है। हिंदू धर्म में इसको स्वास्तिक बोलते हैं, है ना। एंड इट हैज अ वेरी डिफरेंट मीनिंग इन हिंदू रिलीजन। लेकिन इस स्वास्तिक को आप जर्मनी के नाजी रिवॉल्यूशन में भी देखोगे, हिटलर के नाजी फ्लैग्स पर भी ये स्वास्तिक मिलता था, है ना। और ये स्वास्तिक जर्मनी में क्यों यूज होता था? क्योंकि जर्मन्स मानते थे कि वो असली आर्यंस हैं और वहां के लोग जो है इन एरियाज में आए हैं माइग्रेट करके। तो ये स्वास्तिक का जो सिंबल है ये आपको जर्मनी में भी देखने को मिलेगा, एंड यू विल सी इट इन इंडियन सिविलाइजेशंस आल्सो। तो ये कॉमन है, ऐसा मान सकते हैं हम कि अपने इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं उनके बहुत ही पुराने एंसेस्टर्स जर्मनी में रहे होंगे, उस एरिया में। दिस इज अ मेसोपोटामियन क्यूनिफॉर्म, और यही है एपिक ऑफ गिलगमेश की इमेज जो मैं आप लोगों को पहले बता रहा था। ये देख सकते हैं आप, पत्थरों पे किस तरीके से शार्प इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके जो है लेटर्स बनाए गए हैं। ये पूरी एक कहानी लिखी गई है, एपिक लिखा गया है गिलगमेश के युद्ध का, जिसके बारे में हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो आप देख सकते हैं ये मेसोपोटामियन क्यूनिफॉर्म है, इस चीज को हम क्यूनिफॉर्म बोलते हैं। और किस तरीके से पत्थर पे जो है शिल्प लेख किया गया है, और इसको भी डिकोड किया जा चुका है। काफी चीजें इसके बारे में भी पता है और काफी चीजें अधूरी भी है। और ये है इजिप्शियन हीरोग्लिफिक्स, जिसकी इमेज हम लोगों ने पहले भी देखी है। किस तरीके से जो है सिंबल्स का यूज ना करके यहाँ पे इमेजेस यूज करते थे, बर्ड की इमेज, एनिमल का इमेज, है ना, टूल्स का और बर्तनों का इमेज। आप देख सकते हैं ये कुछ मेटल टूल्स दिखाई दे रहे हैं, बर्तन दिखाई दे रहा है, बर्ड दिखाई दे रहा है, आंख की फोटो आप देख सकते हैं। तो अलग अलग चीजों की इमेज को दिखाते थे इजिप्शियन सिविलाइजेशन में, और इस स्क्रिप्ट को क्या बोला जाता था? हीरोग्लिफिक्स। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, और अलग अलग सिविलाइजेशंस अलग अलग समय पर किस तरीके से उन्होंने जन्म लिया, किस तरीके से डेवलप की, उनकी क्या खासियत थी, और आज की मॉडर्न डे हिस्ट्री में उनका क्या योगदान है, वो आज हम लोगों ने इस लेक्चर में डिस्कस किया। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया हो। कमेंट कीजिए, बताइए कि और आप क्या जानना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एंशिएंट हिस्ट्री के बाद मिडिवल हिस्ट्री की तरफ बढ़ूं, जिसमें हम लोग और भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस करें। और मैं ट्राई करूंगा कि अब हम लोग इंडियन हिस्ट्री की तरफ भी आगे बढ़ेंगे, और फिजिक्स का भी हमारा जो कंटेंट है वो भी आता रहेगा। सो आई एम ट्राइंग समथिंग न्यू, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम स्टडिंग दीज थिंग्स दीज डेज।
सो आई लाइक टू शेयर दिस थिंग्स विथ यू पीपल। तो आई होप कि आप लोगों को भी ये चीज़ें इंटरेस्टिंग लगे और कुछ नया जानने को मिले। इसमें कुछ भी ऐसा आप लोगों को लगता है जो आप लोग कुछ एक्स्ट्रा जान सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप लोगों ने खुद से पढ़ी हो और जो चीज़ें ना समझ में आए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को डालिए और हम लोग देखेंगे कि और क्या नया कर सकते हैं। प्लीज़ गिव योर सजेशंस सो दैट आई कैन इम्प्रूव इट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।